हाय एवरीवन। भागा भागी के दौर में दो पल रुककर आइए एक कहानी सुने जिसका टाइटल है प्रेमिका और इसे लिखा है शेखर ने। प्रेमिका। हाथों की लकीरों में ढूंढ रहा था उसे। ये बात जब लकीरों को पता चली तो लकीरों ने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया। जब परीक्षित भाई ने ये बात मुझे कही तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे राफेल नडाल और रॉजर फेडरर टेनिस मैच खेल रहे हैं और टेनिस की गेंद ऊपर से ही जा रही है। खैर, गलत जगह से कहानी शुरू करने की मेरी बहुत पुरानी आदत है। शुरू से बताता हूँ और इस कहानी के अंजाम के लिए अभी से माफी मांग रहा हूँ। उन दिनों नया नया बम्बई आया हुआ था। वही थोड़े मेरे शीशों ने, थोड़े मोहल्ले के लड़कों ने धीरे धीरे करके झाड़ पर चढ़ा दिया कि भाई तुम यार स्टार बनोगे। अब फिल्मी जगत की चकाचौंध है ही ऐसी। हमारे देश में लड़कों की दूसरी मोहब्बत यानी पहली हमारी माँ के बाद क्रिकेट हुआ करती है। चश्मा लगा तो डॉक्टर साहब ने पिताजी के साथ ठहाके लगाकर पूछा, और बता, अभी भी क्रिकेटर बनने का सपना देख रहा है क्या? बेटा, चश्मा लगाकर सपने देखा कर अब। उसके बाद ये फिल्मी सितारा बनने का ख्वाब तब दिखा जब आईफा अवार्ड की स्टेज पर मेरी फेवरेट फिल्म मोहब्बतें का हीरो शाहरुख खान चश्मे में दिखा। ओह, थोड़ा भटक गया मैं। हमारे भारत के लड़के तीन सपने देखते हैं, एक के बाद एक। पहला सचिन जैसा क्रिकेटर, नहीं तो शाहरुख जैसा हीरो, और वो भी न हुआ तो गांधी जैसा राजनेता। और अंत तक ज्योति बसु तो बन ही जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन मैं बीच में था। इंजीनियरिंग की डिग्री घसीट घसीट कर भी जब पूरी न हो पाई तो पिताजी को झूठ बोलकर कि बम्बई में नौकरी लगी है, मैं बम्बई आ गया। यहाँ महाड़ा चार बंगलों में सस्ते में रूम मिल जाते हैं। कुछ दिनों रूम के लिए भटकने के बाद नसीब से यहाँ एक्टर बनने का ख्वाब लिए आए हुए कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ शिफ्ट हो गया। अपने आप को उस दिन आधा एक्टर का दर्जा तो दे ही दिया था मैंने। चूंकि जॉब के नाम पर एक जिम में ट्रेनर की जॉब करता था तो पिताजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और पिताजी को भी लगने लगा कि बेटा अभी आत्मनिर्भर बन ही गया है तो उन्होंने भी दखल देना छोड़ दिया। लेकिन तनख्वाह जितनी थी उसके हिसाब से महाड़ा ही सही जगह थी, मुझे ये समझ में आ गया था। कहने को तो जिम ट्रेनर था, लेकिन बारिशों के मौसम में जब एस्बेस्टस के आंसू न रुकते थे तो जमीन पर सैलाब आते थे और उनको भी पोछा लगाना पड़ता था। खैर, ये सब जद्दोजहद से मेरी इस कहानी का कोई ताल्लुक नहीं है। कहानी शुरू होती है महाड़ा से। यूं तो जब घर देखने आया था तो बताया गया था कि सिर्फ 4 लोगों के लिए जगह है और किराया 14,000 है, जो कि सबको समान भाव से बांटना होगा। लेकिन उस रूम के ओनर हमारे नीलेश भाई जैसे दिलदार आदमी किसी बेचारे को परेशान देख नहीं पाते थे, तो एक एक करके और 4 लोग आ गए। अब हम कुल हो गए थे 8। मेरी जिम की नौकरी शाम को हुआ करती थी और साथ ही साथ रूम का किराया भी घट गया था, जो कि बेहद खुशी की बात थी। जैसे तैसे बरसात और सर्दी तो काट लिए। फिर आई 2014 की गर्मी। गर्मी के आते ही नीलेश भाई के कमरे में स्थित एकमात्र सीलिंग फैन ने भी दम तोड़ दिया। हम सब उदास थे, मगर हमसे भी ज्यादा उदास था धीरज, जो कि मेरे साथ हॉल में ही रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके एकमात्र टावर फैन के साथ अब अत्याचार होगा। जहां सिर्फ वो, मैं, आकाशदीप और राज इश्क फरमाते थे, अब उसमें नीलेश और उसके 3 दोस्त भी शरीक हो जाएंगे। लेकिन हॉल में सिर्फ 6 लोगों के लिए ही जगह थी। उसमें से मेरे लिए एक कब्र मनिंदा छोटा सा टूटा हुआ बेड पड़ा हुआ था, जो कि वास्तव में किसी सोफे का बिछड़ा अंश हुआ करता था। और उसमें सोने का आनंद सिर्फ मुझे ही प्राप्त होता था, क्योंकि उसमें लाश की तरह लेट सकते थे और उसी तरह उठ भी सकते थे। करवटें लेने की इजाजत नहीं देता था वो, और इस हालत में मेरे अलावा कोई आनंद ले भी नहीं सकता था। लेकिन मामला था कि अब 8 लोग एक छोटे से पान की दुकान जैसे हॉल में सोए तो सोए कैसे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि 2 लोग रात को घूमा करेंगे और सुबह वो घूम कर आएंगे तो 2 और लोग बाहर जाएंगे। और क्योंकि मैं नया था तो बिना पूछे मुझे नाइट ड्यूटी दे दी गई। मुझे याद है उन दिनों अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल के बाजू में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये बात मुझे किसी ने बताई थी कि अगर एक्टर बनना चाहते हो तो शीशा छोड़कर किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसे भी रात को सोना नसीब नहीं होता था,
तो मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी में सोने जाया करता था। कुछ दिनों तक ठीक था मामला। हाथ में किताब लिए घंटों बैठा रहता था और इस तरह बैठता था कोना पकड़ के कि देखने वाला भी मेरी शिद्दत से घबरा जाए। मगर आंखें मेरी बंद खुली हुआ करती थी, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते तक ऐसे चलता रहा और एक दिन एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे झपकी लेते हुए धर दबोचा। वो थे परीक्षित भाई। हाथ में मेन कैंप की बुक। पकड़े जाने के बाद मैं कांप रहा था। उस दिन उस आदमी ने मुझे जो सुनाया, इतना तो हिटलर ने नाजियों को भी न सुनाया होगा। संयोग से वो किसी स्कूल में हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती से वो अपने हिटलर चाचा के बड़े वाले फैन भी थे। बस हिटलर के सामने मुंह छुपाए सोने का खामियाजा तो भुगतना ही था। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, इतनी कि सॉरी शब्द ने भी शर्मा कर कहा, भाई कितना घिसेगा मुझे, अब तो छोड़ दे। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। पहले तो मैं समझा कि ये दुनिया का कैसा नमूना हुआ जो हिटलर को पसंद करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें समझने लगा। इंसान बोलता बहुत कुछ है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी हरकतों से होती है। धीरे धीरे मुझे भी पढ़ने में रुचि आने लगी। मुझे याद है कुछ किताबें खरीदने के लिए जब मैंने पिताजी से पैसे मांगे तो पिताजी ने मुझे कहा, बेटा और कितना पढ़ेगा? जिंदगी में पहली बार पिताजी ने मेरे पढ़ने की आकांक्षा पर सवाल उठाया था। मन कर रहा था पिताजी को गले लगा लूं और पूछूं कि ये बात आपने बचपन में क्यों नहीं कही। खैर, परीक्षित भाई से अब मुझे इतिहास से इश्क होने लगा था। परीक्षित भाई इलाहाबाद से बीए ग्रेजुएट विद हिस्ट्री ऑनर्स थे और उनकी आंखें भी बम्बई की चमक से चौंधिया गई थी। वो यहाँ वर्सोवा के यारी रोड में एक स्कूल में हिस्ट्री के टीचर थे और 2 बजे स्कूल के बंद हो जाने के बाद आराम नगर के चक्कर काटा करते थे। मगर सुबह वो लाइब्रेरी रोज आते थे। धीरे धीरे उनसे संबंध गहरे होते चले गए। उनके पीजी में खाने के दावत पर जाने लगा। इस दौरान उन्होंने मुझे चिकन बनाना भी सिखा दिया। हम लोगों की दोस्ती गहरी होने लगी थी और इसका कारण थे विश्वंभर चाचा, जिनका पान एंड सिगरेट स्टॉल ठीक इन्फिनिटी मॉल के सामने हुआ करता था। दोनों भाई वहां छल्ले बनाकर अपने अपने रास्ते कट लिया करते थे। विश्वंभर चाचा को क्योंकि इलाहाबाद के थे तो परीक्षित भाई से उनका घराना रिश्ता था। दोनों कोड वर्ड में बातें करते थे जो कभी मुझे समझ में नहीं आती थी। और फिर वही नडाल और फेडरर वाली बात। कभी कभी तो लगता था टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के 2 भूमिका हों जैसे, एक गैरी ओल्डमैन और दूसरा टॉम हार्डी। कुछ वक्त बीत गया तो धीरे धीरे मैंने देखा परीक्षित भाई दरअसल अपनी किसी परेशानी के कारण विश्वंभर चाचा से बतियाते रहते थे। मुझे लगा दोनों एक ही जगह के हैं तो होगी कोई खुफिया बातें। मगर 3-4 रोज जब परीक्षित भाई लाइब्रेरी में दिखाई नहीं दिए तब मुझे लगा कि मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। एक दिन शाम को उनके पीजी पहुंचा तो देखा परीक्षित भाई बेड पर लेटे हुए हैं। मैंने उनकी खैर खबर ली, तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सब ठीक है। बगल में एक ट्यूबर्ग स्ट्रॉन्ग देखा तो समझ गया मामला शायद दिल का है। कहते हैं ट्यूबर्ग आशिकों के दिल की बात जैसे सुनता है वैसे तो हम प्रधानमंत्री के मन की बात भी नहीं सुनते। बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। प्रेमिका, अपने परीक्षित भाई की प्रेमिका, और वो तो ऐसी हैं कि उनकी जैसी शायद आज तक कोई रही होगी। उनके और परीक्षित भाई की मुलाकात तब हुई जब वो 10वीं कक्षा में कुंभ के मेले में गए थे। वो विदेशी हैं और सफेद कपड़ों में देखकर परीक्षित भाई को उनसे प्यार हो गया था। कुछ दिनों तक, मतलब कई सालों तक ये इश्क बिना झिझक चलता रहा। मगर फिर उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया। प्रेमिका उनकी यहाँ एक विदेशी कंपनी में काम करती थी। क्या काम था ये तो परीक्षित भाई भी ठीक से नहीं बोल पाए। स्वतंत्र ख्यालों की थी वो, मगर उन्हें परीक्षित भाई से कैसे इश्क हुआ ये नहीं पता। 10वीं से 12वीं तक तो कभी कभी मुलाकात होती रही, मगर ये प्यार गहरा हुआ उनके ग्रेजुएशन के दौरान। दोनों में काफी बार ब्रेकअप भी हो चुका था, लेकिन अपने परीक्षित भाई हैं जो हर बार जाकर प्यार से गले लगा लिया करते थे। और फिर अगले ही पल सब ठीक। एक रोज जब परीक्षित भाई ने शादी करने का प्रस्ताव दिया तो प्रेमिका ने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि उनकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिससे अगर वो किसी से शादी करती है तो उनके पति का निधन अधेड़ उम्र में ही हो जाएगा। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। जब समस्याएं होती हैं तो प्रतिकार भी होते हैं,
मगर ये बात उनकी प्रेमिका को कौन समझाए। तभी परीक्षित भाई ने वो शायरी दे मारी, अरे वो लकीरों वाली जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, और क्योंकि मैं बचपन से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली जिंदगी जी रहा था, यानी कि दूर दूर तक जिंदगी में कन्याओं का कोई वास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मैं खुद कन्या राशि का हूँ, तो मेरी बातों को गोल पोस्ट से बाहर जाती गेंद की तरह जा नहीं दिया गया। वो रोज मैं चुपचाप घर चला आया और अगली सुबह फिर परीक्षित भाई को लाइब्रेरी में अनुपस्थित देखकर पहुंच गया विश्वंभर चाचा के पास। उन्हें सारी वाकया बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, उसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। अगले दिन से परीक्षित भाई पहले की तरह आने लगे। कुछ और दिन गुजरा। इसी बीच इतिहास छोड़ मुझे उनकी प्रेमिका के बारे में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश की। यहाँ तक मेरी तितीक्षा बढ़ गई कि मैंने परीक्षित भाई को बिना बोले उनके फोन से उनकी प्रेमिका का नंबर अपने फोन पर भेज दिया और कसम खाई कि कभी आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद भूल भी गया। थोड़ा थोड़ा कुरेद कर मुझे इतना मालूम चला कि परीक्षित भाई ही हर बार पहले ब्रेकअप करते थे। मुझे उनकी प्रेमिका थोड़ी खिसियाई हुई सी लगती है। वो कहते थे कि ये दुनिया की ऐसी पहली प्रेमिका है जिसे नहाना पसंद नहीं था। अगर बारिश हो तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। हाँ, आग बेहद पसंद था, क्योंकि आग के सामने वो अपने चेहरे की चमक को महसूस करती थी। सफ़ेद कपड़े मानो उनके अंग से कभी अलहदा न हुए हों। परीक्षित भाई ने उन्हें सफ़ेद के अलावा कोई कपड़े में और देखा ही नहीं था। और एक बात जो परीक्षित भाई को भी बुरी लगती थी कि उनकी प्रेमिका के कई सारे पुरुष मित्र थे। खैर, ये जलन तो भरोसे के न होने पर होता है। एक खास बात थी उनमें जो उनकी ओर परीक्षित भाई को आकर्षित करती थी। वो ये था कि उनका इत्र, ये इत्र इतना आम था कि अगर कभी उस प्रेमिका को भुलाने की कोशिश की जाए तो राह चलते आदमी के बदन से आने वाली खुशबू से फिर से उनकी याद आने लग जाए। गजब था, इतनी स्वतंत्र महिला का इतना आम इत्र लगाना, सफेद कपड़े पहनना, ज्योतिष शास्त्र में मानना, और सबसे गजब की परीक्षित भाई को पसंद करना। कुछ और वक्त गुजर गया, फिर से ये दौरा शुरू हुआ। परीक्षित भाई बिना कुछ बताए बंबई छोड़कर चले गए। मुझे लगा अब की बार बात नक्की करके ही लौटेंगे। मगर जब 10-15 दिन गुजर गए और मेरे फोन का कोई जवाब न मिला तो मुझे उनकी फिक्र होने लगी। पहुंच गया मैं विश्वंभर चाचा के पास, सब कुछ बताया। माथे पर नन्ही नन्ही पसीने के जो बूंदे आ रहे थे उनको हवा में गायब होने तक चाचा ने मुझे नजरअंदाज किया और बस इतना ही कहा, अरे तुम पागल हो, किसके चक्कर में पड़े हो? वो पूरा सठिया चुका है, कोई प्रेमिका वेमिका नहीं है, जाओ अपना देखो। मुझे बहुत गुस्सा आया। इस शहर में इंसान कितना स्वार्थी है मुझे समझ में आ गया। मैंने झट से उनकी प्रेमिका का नंबर निकाला और उन्हें कॉल किया। आज तो बात कर ही लूं। मगर कई बार कॉल लगाने के बाद नंबर नॉट अवेलेबल कहने लगा। तब मुझे विश्वंभर चाचा की बातों पर धीरे धीरे यकीन होने लगा, लेकिन उत्सुकता और भी बढ़ गई कि सच में क्या ये एक बीमारी थी। मैंने फिर से चाचा से पूछा, चाचा आपको कैसे पता चला कि वो बीमार हैं? चाचा ने बताया, बेटा तुम बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई लड़की है? बात की है तुमने कभी? मैंने कहा नहीं, पर मेरे पास उनका नंबर है जो अभी नॉट अवेलेबल है। चाचा ने अब चौंकाने वाली बात कही कि बेटा वो नंबर तो देखो एक बार। जब मैंने देखा तो 555 लिखा था और फिर चाचा ने 555 की सिगरेट की डिब्बी निकालकर सामने रख दी। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। विदेशी कंपनी, सफ़ेद कपड़े, आग से चेहरा चमकना, साधारण इत्र, पुरुष मित्र, बारिश से नफरत, नहाने से नापसंदगी, सब समझ में आ गया। और ये भी समझ गया कि शादी के बाद क्यों परीक्षित भाई का निधन तय था। उस दिन के बाद कभी उनसे नहीं मिला, न ही कभी बात हुई। अब तो लगता है जैसे कोई शख्स था ही नहीं, बस उनकी एक शायरी बड़ी याद आती है कभी कभी। वो था, मैं पहली मुलाकात और तुम आखिरी अलविदा, पता नहीं इस दरमियान इश्क कब हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए यू ऑल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।